आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में बहुत ही अधिक चर्चित मुद्दा है जो जाति आधारित जनगणना। तो उनके बारे में बात करेंगे। अभी ये चर्चा में क्यों है, इनके जनगणना का इतिहास क्या रहा है, जाति आधारित जनगणना क्या किस प्रकार से होगी, आरक्षण क्या होगा, जाति आधारित सर्वे है जो विभिन्न राज्यों के द्वारा करवाया गया उसमें क्या उनका रीजन रहा है, उनके संबंध में क्या बातें कही गई है, और जाति आधारित जनगणना जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इसलिए अभी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स की हुई थी उसमें जाति आधारित जनगणना के संबंध में जो कोर कमेटी वो कमेटी होती है जो मंत्रियों में से ही कुछ मंत्री उनके सदस्य होते हैं, जो सरकार के शीर्षस्थ मंत्री होते हैं वो इस प्रकार की कमेटी में भाग लेते हैं। और जो इस कमेटी में जो निर्णय लिए गए जाति आधारित जनगणना का, उनका अगर हमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी थी। हम जनगणना के संबंध में बात करें तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1800 ईस्वी में लंदन में जनगणना हुई थी। तो उस समय से ही भारत में मांग उठने लगी। क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश के उपनिवेशक राष्ट्र था, इस कारण से उस समय से ही मांग उठने लगी थी। तो जो मांग उठी थी उनके संदर्भ में कार्य करते हुए अंग्रेजों ने भारत में 1827 में इलाहाबाद में जनगणना करवाई थी, जो एक छोटे लेवल पे जनगणना की गई थी। उसके बाद में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में हुई थी। हालांकि प्रथम बार जनगणना भारत में 1872 को ही माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में 1881 में प्रथम बार विधिवत रूप से सभी क्षेत्रों में एक साथ में जनगणना हुई थी। 81 के बाद में जनगणना का क्रम इसी प्रकार से चलता रहा। हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती रही। चलते चलते भारत स्वतंत्र होने के बाद में 1951 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। उसके बाद में जनगणना 2011 में, जो अभी वर्तमान में जिन आंकड़ों को हम प्रयोग में कर रहे हैं वो 2011 की जनगणना है। 10 वर्ष बाद होने पर ये वापस 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई है। अब लगभग ये 2025 के सितंबर में प्रस्तावित है। इस प्रकार से इन जनगणना का इतिहास रहा है। उसके बाद में हम जानेंगे जाति आधारित जनगणना के संबंध में क्या कार्य किया गया। तो जाति आधारित जनगणना ये हमने बातें की थी 1881 में एक पूरे भारत में एक साथ में जनगणना हुई थी। और ये जनगणना 1881 से लेकर 1931 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े भी कलेक्ट किए जाते थे और वे सार्वजनिक किए जाते थे। 1931 में जो जातियों के आंकड़े कलेक्ट किए गए थे उसमें 4147 जातियों का भी उल्लेख किया गया। लेकिन 1941 में जाति आधारित जनगणना तो हुई, लेकिन उनके आंकड़े जो डेटा है वो सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में भी 1951 की जो प्रथम जनगणना हुई थी उसमें भी SC और ST की जनगणना का कार्य जारी रहा था, लेकिन OBC वर्ग को वापस छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय OBC को उस समय पिछड़े वर्गों के संबंध में बात की जाती थी। ठीक है। फिर जो 2011 के अंतिम रूप से आंकड़े आए थे जिनको हम वापस इनका प्रयोग करते रहेंगे, और जो SECS सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, इसमें 2011 की जनगणना हुई थी, उनके साथ में इनकी भी जनगणना की गई। तो इनमें लगभग 46 लाख जातियां उभर कर आई थी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब जातियों के संबंध में क्वेश्चन किए गए, रेंडमली क्वेश्चन किए गए, तो किसी ने अपनी जाति बता दी, किसी ने अपनी उपजाति बता दी। तो उस प्रकार से सेम ही जातियों का लगभग थोड़ा बहुत उच्चारण चेंज होने से भी डबल जातियों का उल्लेख हो गया। इस प्रकार से ये 46 लाख होने से इनकी सत्यता पर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए थे। उसके बाद में हम बात करें आरक्षण की, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें पिछड़े वर्ग के हितों की बात कही गई थी। तो पिछड़े वर्ग के हितों के संबंध में बात की गई थी। तो साथ ही काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। जब काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था तो उन्होंने भी जो 1931 की जनगणना है उनको अपनाया था। जो 1953 में इनका गठन किया गया था, 55 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा था। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, काका कालेलकर आयोग ने भी जो जनगणना के आंकड़े वो 1931 के जनगणना के आंकड़े शामिल किए गए। तो जब देश आज़ाद हुआ 47 में और हम बात कर रहे हैं 1951 में, तो उनमें भी 20 वर्ष पहले के आंकड़े काम में लिए। इस कारण से उनको आरक्षण का वर्गीकरण भी उसी प्रकार से किया गया था। उनके बाद 1978 में बीपी मंडल का गठन किया गया था बिंदेश्वर प्रसाद का, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सरकार को सौंपी थी।
उस रिपोर्ट को वीपी सिंह की सरकार ने लागू करने का काम किया था और लागू करने के साथ ही ओबीसी वर्ग को, जो पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते थे, उनको 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया और इनके साथ में लिमिट जारी कर दी कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। तो जब 1980 का ये आरक्षण का मुद्दा चला था और ये लागू करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय इंदिरा शाह बना भारत संघ में दिया था, तो उस समय आरक्षण लागू हुआ था और 2006 में मंडल पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है, जो भी केंद्रीय जो संस्थान है उसमें भी आरक्षण देने का काम किया गया था। उनके आंकड़े तो हम 1931 के शामिल कर रहे हैं, तो हमें उस संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला था। तो इसके संबंध में पिछड़े वर्गों के द्वारा हमेशा ये जातिगत जनगणना की मांग उड़ती रही थी। उसके बाद में बात करें तो जाति आधारित सर्वे विभिन्न राज्यों के द्वारा करवाए, अपनी इच्छा जाहिर की कि हम इनके सामाजिक और शैक्षिक उत्थान तथा आर्थिक स्तर इनका सुधारने के लिए हम इनके सर्वे कर रहे हैं। तो 2015 में कर्नाटक ने सर्वे किया था, लेकिन उनके भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 2023 में बिहार में भी सर्वे करवाए गए, उसमें 84% जाति जो मार्जिन लाइट थी। उसके बाद में 2023 में ही ओडिशा में पिछड़े समुदाय का सर्वे किया गया था। 2023 में आंध्र प्रदेश का भी किया गया था, तेलंगाना का भी किया गया 24 में। और एनसीबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उन्होंने भी अपनी 2021 में सरकार को ये सिफारिश की थी कि जाति आधारित जनगणना करवाओ। तो उसके बाद में सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा? सरकार ने ये कहा कि हम जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि जाति और धर्म मजबूत होंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। उनके बाद में जब सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की जाति आधारित, तो ये जाति आधारित जनगणना जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आरक्षण बढ़ाने की मांग, क्योंकि जो आंकड़े हम देख रहे हैं तो 1931 के यूज़ किए गए हैं। तो जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या 1931 में भारत की जितनी जनसंख्या थी उनसे मुकाबले तो कई गुना जनसंख्या बढ़ी है, तो उस अनुपात में हमें आरक्षण जो मिला नहीं है। तो इनके संबंध में आरक्षण की भी मांग बढ़ जाएगी। और जातियों की श्रेणियाँ का विभाजन इस प्रकार से हो जाएगा क्योंकि सभी जातियों के लोग अपनी अपनी जातियों की संख्या को देकर उनका भी वर्गीकरण करने की मांग उठा सकते हैं। और महिला आरक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा, सरकार की नीति और रीतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सरकार भी संख्या के अनुरूप योजना बनाने का कार्य करती है। तो जनगणना के साथ जाति सर्वे होगा तो उन आंकड़ों की वैधता होगी। उन आंकड़ों की वैधता इसलिए होगी क्योंकि जब हम 1931 के आंकड़े कलेक्ट किए उस समय तो 4147 जातियाँ थी और जब 2011 में जाति आधारित सर्वे हो तो उसमें 46 लाख जातियाँ हो गई। तो ये कानूनी वैधता हो जाएगी और ये आंकड़ों की सत्यता भी रहेगी क्योंकि इसमें निश्चित रूप से कोई कोड होगा जिसमें सब अलग अलग जातियों के अपने कोड प्रदर्शित होंगे जिनसे उनके ऊपर मार्क करने का काम होगा, तो जिनसे ये जातियाँ सही ढंग से इनके संबंध में गणना की जा सके। और नई योजना और कार्यक्रम को भी सामाजिक व शैक्षिक स्तर में सुधार होने का काम होगा निश्चित रूप से। इस प्रकार से जातिगत जनगणना के इम्प्लीमेंट होने से ये इनके इफेक्ट होंगे जो हमारे पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम और चर्चित मुद्दा वगैरह जानकारी जो भी चर्चा में रहेंगे उनको हम लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।